जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम एक दिन और लाइव किए थे, लेकिन उसमें क्वालिटी बहुत खराब आ रही थी, इसलिए बच्चों को देखने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए हम आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके प्रीमियर लगा देंगे। आज ही नहीं बल्कि रोज शाम 7 बजे हम प्रीमियर लगा देंगे। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको जरूर से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, थंबनेल भी हमारा इस प्रकार से है। एक और थंबनेल था जिसमें हम यहाँ पर लाइव जो है, हम रोज शाम 7 बजे लाइव आते थे, लेकिन लाइव शाम 7 बजे आते थे, लेकिन उसमें क्वालिटी बहुत ख़राब, इसलिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको ज़रूर समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। मैं बोला गोलीय जो दर्पण है फोकस दूरी क्या है, तो एक फॉर्मूला था हमारा F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब होता है बड़ा। याद रखिएगा कि आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा। हमारा आवर्धित काल्पनिक, तो काल्पनिक तो समतल से भी बनता है, उत्तल से भी बनता है और अवतल से भी बनता है, लेकिन यहाँ बोला बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनेगा, हमेशा बनेगा अवतल दर्पण से। अब यहाँ पर बोल रहा प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए एक समतल दर्पण है जिससे 70 डिग्री कोण टकराते हुए उसका परिवर्तन कोण, यानी कि कोई पर 60 डिग्री कोई परिवर्तन टकरा कर दें, इस प्रकार से ये जो डिग्री बना रही है ये 60 डिग्री का बना है। लेकिन एक याद रखिए कि अभिलंब पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर जो अभिलंब इस प्रकार से रहता था 90 डिग्री बनता था, और उसका परावर्तन कोण था, परावर्तन कोण, इस वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये हमारा देखिए ये 90 था, ये 60 हो गया, तो 60 में से 90 यानी 90 में से 60 को हम घटा देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, किंतु दूर रखने पर वह उल्टा प्रतिबिंब बनने, तो यह दर्पण क्या है। तो क्वेश्चन को समझिए। कह रहा कि यदि कोई दर्पण है, यहाँ पर यदि कोई दर्पण, इसके नजदीक यदि कोई वस्तु रख दे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, लेकिन जो यदि हम दूर रख दें तो जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बन जाता है। कैसे बन जाता है, तो ये होता कौन दर्पण में होता, हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण में होता है। ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। आप सब ऑप्शन आपके सामने दिया रहा है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। अब अगला क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में नजदीक, जैसे हम एक प्रतिबिंब बना के देखिएगा तो उसमें भी यदि आप दर्पण के नजदीक रखिएगा तो जो वस्तु बनता है वो सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। हमने बताया था भाई लेक्चर में, लेकिन नहीं देखे तो इतना याद रखिएगा कि यदि प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के यदि सामने रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है, लेकिन दूर रखने पर वो प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है उसका दृष्टिपटल बहुत बड़ा होता है। रोड पर जितने भी लंबी गाड़ियां रहती है बड़ी बड़ी, उसको सबको एक छोटे से आईने में ही एडजस्ट करके, छोटा छोटा कितना भी ट्रक हो लाइन बना के इस प्रकार से पूरा एक ही आईना में एडजस्ट कर ले, इसीलिए हम गाड़ी के साइड मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार अवतल दर्पण का करते हैं। क्यों अवतल दर्पण का करते हैं? क्योंकि जो जो ये अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो सारी किरणों को एक बिंदु पर अपसरित कर देती है। सोलर कुकर में इसीलिए किया जाता है ताकि खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो अवतल दर्पण एक बिंदु पर सारे किरणों को अपसरित कर देता है, एक ही बिंदु पर ला कर जमा कर देता है, इसीलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मानते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण में जो दूरी मानते हैं कहाँ से मापते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव से। कहाँ से हो जाएगा? ध्रुव से हम सारी दूरियों को मापते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? ध्रुव के सापेक्ष सारी दूरियों को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि अनंत पर किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है तो उसका m बराबर क्या होगा? यानी अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, जब अनंत पर वस्तु कोई रखा हुआ है जो उसका प्रतिबिंब बनता है बिंदु के मात्रा का आकार का बनता है, बहुत बहुत छोटा बनता है। जब भी बहुत बहुत छोटा होता है m का मान 0 ही होता है। m का मान, यदि m का मान बड़ा हो एक से वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन छोटा रहता है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यदि बराबर रहता है, यहाँ पर बराबर एक के बराबर है, यानी समान बनेगा, यहाँ पर समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा। लेकिन यदि छोटा रहता है तो ऋणात्मक बनेगा। नहीं, देखिए यहाँ पर n का मान जो है जो छोटा है, यानी कि m का मान है जो बड़ा है एक से, इसलिए यहाँ पर छोटा बनेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा एक से छोटा है m का मान, तो यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यदि 0 रहेगा प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। यहाँ m का मान बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, यानी सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है, यानी प्रवर्तक सतह में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो सर्च लाइट में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग? क्योंकि ये किरणों को फैला देती है, यानी कि प्रकाश की किरणों को हम ये इस प्रकार से हमारा फैला देती है, इसलिए हम इसको हम सर्च लाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। हम टाइम कम लेंगे क्योंकि आपको 2000 परीक्षा की तैयारी करना है, इसलिए टाइम कम लेते हैं। अब 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, अगर ये आपको नहीं याद हो रहा तो याद हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर देखिए, अवतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक 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 और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और आभासी, इसको आभासी कह सकते हैं, आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो कि समतल में भी आभासी बनता है और तल में भी केवल आभासी बनता है। यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, समतल तथा उत्तल दोनों में। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो देखिए, अभी हमने बताया कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। यहाँ जो ये दूसरा नंबर है ऑब्जेक्ट, इसको काट के यहाँ पर क्या हो जाएगा? आभासी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आभासी। हम इधर लिख देते हैं ये साइड में, यहाँ हो जाएगा आभासी। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। हमारा जो ये कंप्यूटर जो चलाते हैं वो भी नए नए ज्वाइन किए हैं, इसीलिए उनसे मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, हम बोल देंगे कि अगला बार से मिस्टेक ना करे, बच्चा को पढ़ने में डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आभासी कर लीजिएगा। तथा सीधा, जब भी प्रतिबिंब आभासी रहेगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। बराबर भी बन सकता है, बराबर बनेगा
तो भी उल्टा ही रहेगा। वास्तविक रहा तो उल्टा, सीधा याद रखिएगा। यदि वास्तविक रहा तो हमारा क्या हो जाता है, उल्टा, और जो आभासी रहा तो क्या हो जाएगा, सीधा। और यहाँ पर आभासी होगा, और लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा आभासी तथा बराबर। अवतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है। अवतल दर्पण में तो सब तरह का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो यहाँ पर बोला समतल दर्पण में, इसलिए समतल दर्पण में आभासी तथा बराबर। लेकिन ये ऑप्शन में यहाँ पर वास्तविक ही होगा, क्योंकि वास्तविक। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसका जो सही आंसर याद रखिएगा क्या होगा, आभासी तथा बराबर। क्योंकि समतल दर्पण में जो आप चेहरा देखते हैं इस प्रकार से जो आप चेहरा देखते हो वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, कभी भी उल्टा नहीं बनाता है, सीधा भी बनाता है, ऊपर से बराबर भी बनाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है, याद रखिए कितने नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। प्रकाश का पहला क्या है कि आपतन आपतन बिंदु, परिवर्तन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि एंगल आई, यानी कि आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। ये हमारा दो नियम इस प्रकार से हो गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, यानी फोकस तक और फोकसांतर था, हमने फॉर्मूला आपको सिद्ध भी किया था, एफ बराबर आर बटा टू। एफ बराबर आर बटा टू, नहीं यदि देखें तो याद रखिए कि एफ बराबर आर बटा टू होता है। इसमें मिला लीजिए एफ बराबर आर बटा टू, यहाँ सी नंबर ऑप्शन में एफ बराबर आर बटा टू। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से आधारित निर्धारित होता है, यानी कि कौन सा परिवर्तन के नियम से सही है। हमने अभी बताया प्रकाश के परिवर्तन के नियम दो नियम है। दूसरा नियम था आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यहाँ पर आपतन कोण बराबर परावर्तन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम आगे, यहाँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। हवा निर्वात है कि चीज, ये होती है तीन गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये इस प्रकार से होती है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, यह तो पहला नंबर ऑप्शन से मिल रहा है, इसलिए पहला नंबर हो जाएगा हमारे प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास, यानी देखिए कोई वृत्ताकार गोलीय दर्पण है, मान लीजिए हमारा गोलीय दर्पण इस प्रकार से, रुक जाइए एक मिनट मिस्टेक हो गया, इस प्रकार से गोलीय दर्पण है, इस प्रकार से, इस प्रकार हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। यदि हम इसे डॉट 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 लाइन से मिला देते हैं तो इसका जो व्यास है, इस व्यास को क्या कहते हैं, परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इस बिंदु को हम करते हैं पी, पी भी कहते हैं, आप ऊपर से कहते हैं दर्पण का द्वारक, यानी कि दर्पण की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी व्यास, व्यास पूछा तो हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। कहा कि वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास है, जो व्यास है ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, जो पूछ रहा है, तो इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि यहाँ इस वाले व्यास को वक्रता त्रिज्या नहीं कहते थे। यहाँ पर पी रहता था, यहाँ पर एफ रहता था, यहाँ पर सी रहता था, लेकिन सी और एफ के बीच, पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते थे, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं।
यानी कि जो दांत के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, मरीज के दांत को देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते थे? हमेशा याद रखिए, बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में ही सिर्फ बनता है और उत्तल समतल में नहीं बनता, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, आवर्धन यानी कि एम यानी कि एम ऋणात्मक हो, एम बराबर ऋणात्मक हो, यानी कि एम क्या हो? छोटा हो। हमने पिछले भी कुछ देर बताया, एम यानी कि एम जो हो, जो छोटा हो, नहीं हाँ उल्टा हो गया, एम जो हो वो छोटा हो एक से। छोटा होने के कारण यहाँ पर देखिए, जब भी छोटा रहता है तो उसकी क्या होती है? प्रकृति होती है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, ऋणात्मक हो जाएगा तो इसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? यानी वक्रता त्रिज्या जिसे हम R से डिनोट करते हैं, उसको हम 32 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, आगे प्लस हो जाएगा। वक्रता, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, चाहे वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, ये सब धनात्मक होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला कि इसका यदि हम R बराबर F बटा 2 होता है, यहाँ पर F बटा 2, इसको यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 16 जो प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है, यानी यहाँ पर फोकस दूरी होती है जो हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए हमारा इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कि नई कातीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ले जाती है। बीम माने वस्तु, यहाँ पर समझ लीजिए, बीम माने होता है वस्तु। जो यानी कोई नए कातीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यानी कि नया जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दर्पण के सामने बीम यानी वस्तु को प्रतिबिंब ली जाती है, फिर हमेशा देखिए वस्तु दूरी लेंस हो दर्पण हो हमेशा ऋणात्मक ही होती है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक ही होती है। लेंस हो, दर्पण हो, चाहे कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है। क्यों होती है वो सब हम लेक्चर में बता दिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? फोकस दूरी धनात्मक हमेशा होगा तो होगा, देखिए उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है? क्योंकि मान देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा चिन्ह है, तो इधर x होता है, इधर x डैश, यानी कि इधर वाला माइनस होता है, इधर वाला प्लस होता है। तो इसका जो फोकस दूरी है, यहाँ रहता है फोकस अवतल दर्पण में, ये तो इधर माइनस है तो इसलिए ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन इधर जो उत्तल दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण, फिगर देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं, तो जो उत्तल दर्पण है इस प्रकार से रहता है, अंदर से रचित रहता है। अब अंदर से रचित रहता है, जो इसका जो फोकस होता है जो यहाँ पर बनता है, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है? माइनस, इसलिए इसका उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है जो धनात्मक होता है। तो चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं।
22 नंबर है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए दर्पण में उपयोग किया जाता है, यानी कि साइड मिरर, वाहनों के पीछे देखने के लिए। तो वाहनों को जो पीछे देखते हैं साइड मिरर हमने बताया जो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ क्वेश्चन को अलग कर दिया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता हुआ दर्पण कौन सा है? यहाँ पर देखिए समझिए, जो कितनी भी दूरी पर वस्तु को रख दीजिए प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनाएगा। इसमें देखिए अवतल तो पहले ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने पिछले अभी कुछ क्वेश्चन में देखा कि पास रखने पर सीधा बनता है, दूर रखने पर उल्टा बनता है। ये तो अवतल होगा नहीं। समतल हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, इसलिए इसका समतल सही आंसर क्या आ जाएगा? या तो समतल या तो उत्तल। दोनों में भी कितना दूरी पर भी आप रख दीजिए, ये हमेशा आपको सीधा प्रतिबिंब ही बनाकर देगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। समतल दर्पण कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता, सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी कार अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित कौन सा होता है? अग्रदीप, हेडलाइट, जिसे हम हेडलाइट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हेडलाइट। तो हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अग्रदीप में यदि हम ये हम एक मिनट हम गाड़ी एक बना लेते हैं। यहाँ पर हम मुझे ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं आती, फिर भी हम बनाने का ट्राई करते हैं। एक मिनट रुक जाइए। ये हमारा पेन बहुत छोड़ छोड़ के दिखता है यहाँ पर, इसलिए आपको तकलीफ होगी। ये हमारा जो इस हेडलाइट एरिया में जो लगता है, जो दर्पण, वो लगता है अवतल दर्पण। क्यों लगता है अवतल दर्पण? क्योंकि जो अवतल दर्पण इसलिए लगाया जाता है ताकि जो अवतल दर्पण होता है जो सारी किरणों को सिर्फ रोड पर फोकस कर देता है। तो रोड पर फोकस, जिससे गाड़ियों को चलाने में आसानी होती है रात के समय में, इसीलिए हम इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। याद रखिए प्रकाश की किरण है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा। देखिए अभी जो आप जाइएगा नाई की दुकान पे अपने बाल कटाने, तो समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन दाढ़ी सबसे बढ़िया रहता है जो उत्तल दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है, सॉरी, अवतल दर्पण रहता है। लेकिन अभी सब उपयोग नहीं करते। क्यों किया जाता है? क्योंकि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो चेहरे का है जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है सिर्फ तो सिर्फ अवतल दर्पण। लेकिन अभी जो नाई के दुकान पर जाते हैं वो समतल दर्पण रहता है, वो अवतल दर्पण नहीं रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होती है, उसका कोई फोकस है ही नहीं। उसका फोकस जो दूरी होती है वो अनंत होती है, अनंत, जिसे कोई देख नहीं सकता। अगला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें ताकि प्रतिबिंब उल्टा समान आकार, यहाँ जकार हो गया, सॉरी, यहाँ पर आकार हो जाएगा। पेन भी हमारा बहुत छोड़ रहा है यार, खराब हो गए। हम नया पेन जरूर ऑर्डर करेंगे, आप सब सपोर्ट कीजिए, तब तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड लगा सकें। जरूर सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कहाँ रखें? देखिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण वस्तु को कहाँ रखें? समान आकार का हमेशा वक्ता केंद्र पर रखेंगे। तो कैसे, एक ट्रिक याद रखिएगा यहाँ पर
अनंत, अनंत एफ सी, उसका उल्टा कर दीजिए, नहीं सी इधर से एफ, नहीं उल्टा हो गया हमारा, यहाँ अनंत के बाद सी ना आता है, उसके बाद एफ, इसको उल्टा कर दीजिए, एफ सी, इधर अनंत कर दीजिए। तो जब ये अनंत पर रहेगा वस्तु, ये ऊपर वाला होगा वस्तु, ऊपर वाला वस्तु हो जाएगा हमारा, जो ये साफ से हम लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा वस्तु, ये वस्तु का स्थिति है, वस्तु का स्थिति है प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर रहेगा तो फोकस पे, वक्ता केंद्र पर रहेगा तो वक्ता केंद्र पर ही बनता है, फोकस पर रहेगा तो अनंत पे, और अनंत और सी के बीच यदि वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच यदि कोई प्रति वस्तु है तो सी और अनंत के बीच बनेगा। यहाँ पर बोल रहा है कहाँ रखे ताकि समान इसके बराबर बनता है, यहीं पर बराबर बनता है, वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो बराबर बनता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन आ गया, अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, अवतल से बना काल्पनिक होता है। ये देखिए काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा हमेशा बनेगा, जहां भी बात आ जाए काल्पनिक का तो हमेशा सीधा ही बनेगा। और अवतल वो देखिए अवर्धित, अवर्धित माने बड़ा, प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा ही बनता है। उत्तल दर्पण में हास्यरहित मने हो जाता है छोटा, अवर्धित मने हो जाता है बड़ा, उल्टा काल्पनिक में उल्टा तो बनेगा नहीं, हमेशा बनेगा सीधा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? प्लस 20 सेंटीमीटर है, प्लस फोकस दूरी प्लस, तो प्लस है तो उत्तल ही होगा, प्लस है तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तल ही होगा, उत्तल ही होगा, क्योंकि इसका अवतल दर्पण का तो ऋणात्मक ही होता है, समतो उत्तल, समतो उत्तल बोलिए चाहे उत्तल बोलिए, लेकिन यहाँ पर दर्पण पूछा इसलिए हमारा उत्तल दर्पण, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। हम 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं, बोलते बोलते गिलास सूख गया है। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों होती है ऋणात्मक? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्यों होती है? हमने बताया क्योंकि वो उसका जो फोकस रहता है जो हमें इधर रहता है, इसीलिए हम फोकस, जो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि उस पे जो हम फिगर में बताए थे, यहाँ पर आवाजें बहुत आ रही थी इसलिए हम गेट को लगा दिए हैं। चलिए अवतल दर्पण जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होते है, याद रखिएगा कैसे होते है, इस प्रकार से देखिए यदि अवतल दर्पण है इधर से जाएगा, इधर रहता है हमारा फोकस, इधर रहता है प्लस, इधर रहता है माइनस, तो इधर ही रहता है इसलिए इसका क्या हो जाएगा ऋणात्मक। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है दोनों, फिर हम प्रकाश का परावर्तन की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर दो दो बार किस किस लिखा गया है, एक ही बार होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित कौन सा सही है? हमने बताया था एफ बराबर क्या होता है आर बटा टू, एफ बराबर आर बटा टू होता है। तो पर देख लीजिए एफ बराबर आर बटा टू कौन है, तो कोई नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा भागा में है तो इधर ले आएंगे तो गुना हो जाएगा, तो यानी कि आर बराबर टू एफ, ये भी मिलता है तो ये भी सही, आर बराबर टू एफ बी बी में मिलता है, हमारा सही आंसर बी। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र हमेशा प्लस वाला रहेगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, याद रखिएगा जो प्लस रहता है दर्पण सूत्र रहता है, जो माइनस रहता है वो
लेंस सूत्र रहता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं है अब प्रकाश का, बस उतना ही था प्रकाश के परावर्तन से। अब अपवर्तन से संबंधित सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। दोनों मिला के 60 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन इसमें है, 30 क्वेश्चन लगभग इसमें भी है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। हमारा यहाँ 30 मिनट लग चुका है एक क्वेश्चन कराने में, बहुत टाइम ले लिए। अब हम जल्दी जल्दी करवाएंगे, तो चलिए हम कराते हैं। जब थोड़ा फास्ट कराते हैं क्योंकि 30 घंटा बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पर लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक यहाँ पर डायोप्टर होता है। अगला अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। जो पावर बराबर यानी कि लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, ये फोकस दूरी का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, इसलिए 1/f हो जाएगा। अब हम थोड़ा जल्दी फास्ट घिसेंगे क्योंकि बहुत टाइम ले लिए हम। स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम नियम म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है तो फोकस दूरी के उल्टा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, डी नंबर उल्टा, यहाँ पर उल्टा होता है, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, तो व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, इसलिए फोकस की दूरी के उल्टा, यानी कि हमारा एफ है, इसको यदि उल्टा करेंगे तो 1/f हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य का कुछ देर दिखाई देना प्रकाश का किस घटना का कारण है? यानी कि सूर्य यदि सूर्यास्त हो जाती है फिर भी हमें सूर्य दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है? यहाँ पे अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब, उसमें देखिए उल्टा होता था, उत्तल दर्पण में होता था, लेकिन यहाँ केवल देखिए केवल उत्तल दर्पण में तो नहीं हो सकता क्योंकि उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल में केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ पर दोनों लेंस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों लेंस में हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी केवल तो इसमें नहीं कहा, केवल उत्तल लेंस में तो ऐसा नहीं बनता, इसमें तो दोनों बनता है। और केवल अवतल लेंस भी नहीं होगा, क्यों? इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन यहाँ पर केवल निर्माण होता है, ऐसा तो नहीं सिर्फ अवतल में, तो उत्तल में होता है, इसलिए दोनों लेंस में हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी का गहराई का कम मालूम पड़ना, यानी कि बाल्टी जो गहराई होती है कम मालूम किस कारण से बढ़ती है? यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन के कारण से गहराई को कम मालूम पड़ता है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है। क्यों होता है? प्रकाश का परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश में चाल के परिवर्तन होने के कारण। इसका पहला आंसर क्या? सबसे पहला हो जाएगा ऑप्शन, क्यों हो जाएगा? प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाने के कारण ही हमारा प्रकाश जो है अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन है चाल परिवर्तन के कारण। चाल यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है उसमें डिफरेंस आ जाती है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस में सापेक्ष कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, बराबर, सीधा, यानी बराबर। देखिए उसमें भी बताए थे कि वक्ता केंद्र पर जो बनता है उसमें दर्पण में वक्ता केंद्र पर बनता है, लेकिन इसमें बनता है फोकस के दुगनी दूरी पर, फोकस के दुगनी दूरी यानी कि f2 पर, दुगनी दूरी पर यानी कि f2 पर यदि वस्तु को रखा जाता है तो बराबर बनता है। लेंस में याद रखिएगा, और दर्पण में याद रखिएगा क्या कि वक्ता केंद्र पर हम रखेंगे तो वस्तु जो प्रतिबिंब है हमारा क्या बनाएगा? सीधा। अब हमें उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है, लेंस के बीच यानी कि हमारा क्या हो जाता है? लेंस के बीच रखा जाता है, यानी इस प्रकार से यदि लेंस है तो इसको प्रकाशीय केंद्र जिसको बोलते हैं, यदि लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और सीधा।
काल्पनिक के बाद आया तो सीधा बनता है। अब फिगर में जो किए होंगे, जो हम फिगर भी करके हम बताएं कि कैसे कहाँ बनता है, उसको जरूर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। यदि आप देख लिए, यदि कोई भी टीचर सर पढ़े तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि लेंस क्यों काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेंस की क्षमता क्या होगी? यहाँ पर देखिए, ये प्लस में है, ये प्लस में है। हमारे लेंस फोकस दूरी यानी कि डी का मान पूछा, तो वन डी बराबर क्या होता है? 1/p। पी होता है डायोप्टर की जो क्षमता, लेंस की क्षमता पूछा है, लेंस की क्षमता पूछा है, तो हमारा पी बराबर क्या होता है? पी बराबर 1/f। तो हमारा क्या हो जाएगा? 20। 20 से यदि हम 20 सेंटीमीटर है हमारा। अब हम इसके लेंस की क्षमता मानेंगे, सेंटीमीटर में है, और लेंस की क्षमता जो हमेशा मीटर में माना जाता है, मीटर में हमेशा क्या माना जाता है? मीटर में। तो इसे हम 100 से अधिक इसको इस मीटर में हमेशा मापा जाता है। जो लेंस की क्षमता को हमेशा मीटर में ही मापा जाता है, पर ये सेंटीमीटर में दिया है। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.20 यह हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम इसको काटते हैं, यदि हम इसको काटते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये इतना मीटर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, 20 पी बराबर हो जाएगा हमारा 1/f, 1/20 20 हो जाएगा। इसको यदि हम सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भागा दे देते हैं, 100 से हम भागा दे देते हैं। इसको यदि हम, ये हमारा भागा में है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 100/20। इसको काटेंगे तो 20×25 = 100, 5 बार में। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 5 डायोप्टर। ये हमारा प्लस में आया है, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? 5 डायोप्टर। इसका सही आंसर आ जाएगा। ये मैथ का कैलकुलेशन है, इसको आप समझ जाइएगा। और 5 डायोप्टर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी बीम वस्तु को समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम बीम को उत्तल लेंस के कहाँ रखें? यानी समान आकार का प्राप्त करने के लिए हमने बताया कि फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे, हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है समान आकार का प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा लेंस बना के प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो यहाँ पर मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता। 1 मीटर फोकस दूरी वाले की क्षमता क्या होगी? फोकस 1 मीटर है तो 1 डायोप्टर, 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर होता है, 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस की प्रकृति इस प्रकार से होती है। उत्तल लेंस, एक मिनट, हम उत्तल लेंस इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। तो इस फिगर से आपको क्या पता लग रहा है? हर जगह मोटाई का नहीं, बीच के अपेक्षा किनारे में मोटा नहीं, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए बीच वाला भाग हमारा मोटा है, ये हमारे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, किस लेंस, कोई लेंस है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करना करेंगे? यानी कोई छोटे छोटे आंसर, यानी डिक्शनरी होता है, सब कोर्स माने डिक्शनरी, इसमें छोटे छोटे लिखा है। यदि हमको लेंस लगाना है तो क्या लगाएंगे? क्योंकि देखें 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी अवतल, अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस लगाएंगे। क्यों उत्तल लेंस? क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए। इसे हम, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन कि कौन सा अपसारी लेंस, अपसारी लेंस
कहते हैं हम अवतल लेंस को। क्यों अवतल लेंस को कहते हैं? क्योंकि ये जो इसके जो किरणें होती है वो एक बिंदु से अपसरित यानी कि प्रकाश की किरणें को बिखेर देती है, यानी चारों तरफ फैला देती है, इसलिए हम अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? फोकस दूरी धनात्मक, तो देखिए फोकस दूरी उत्तल लेंस हो या दर्पण, उसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है, क्योंकि यदि लेंस में भी यदि हम बनाते हैं इस प्रकार से लेंस रहता है तो इसके जो फोकस यही साइड रहता है, तो इस साइड हमारा माइनस रहता है, ये साइड प्लस रहता है। लेकिन अवतल लेंस में इस प्रकार से लेंस है तो इसका फोकस हमेशा इधर रहता है, इधर प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। किसी लेंस है तो दो डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दो डायोप्टर दिया हुआ है, ये मैथ का कैलकुलेशन है, ये मैथ का कैलकुलेशन है, यहाँ पर मैथ का कैलकुलेशन है, दो डायोप्टर दिया हुआ है, दो डायोप्टर, तो इसका देखिए हमेशा मीटर में आएगा आंसर, हमेशा क्या आएगा मीटर में, तो ये माइनस में दिया इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दो डायोप्टर। यहाँ पर देखिए मीटर में होगा, लेंस की क्षमता को हमेशा मीटर में मापते हैं, इसलिए हमारा 0.05 मीटर हो जाएगा। कैसे होगा? दो डायोप्टर, यानी कि P बराबर दो दिया हुआ है, दो डायोप्टर यानी मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हम आपको समझाते हैं अच्छा से विस्तार से, थोड़ा थोड़ा फास्ट हम खींचेंगे। यहाँ पर देखिए P बराबर हमारा दिया हुआ है, हमारा P बराबर हुआ है 2D, 2D दिया हुआ है। यदि हम इसको 2 मीटर, जितना डायोप्टर उतना मीटर, 2 मीटर, इसको यदि हम 1/f कर देते, P बराबर 1/f, F2, तो हमारा हो जाएगा क्या, इसको गुना करेंगे तो 2f बराबर 1, f बराबर 1/2। इस प्रकार से हम f को ऊपर ले आए, 2 को नीचे कर दिए, इसको यदि हम करेंगे हमारा आ जाएगा, इससे भागा देंगे तो -0.5 मीटर, इस प्रकार से हमारा माइनस वाला आ गया, ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42 होता है, 2.42, याद रखिएगा 2.42 होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। देखिए आवर्धन का SI मात्रक होता ही नहीं, मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का SI मात्रक होता ही नहीं है, विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम से भिन्न भिन्न होती है, यानी जो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न, अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। कांच में जैसे में मान लीजिए हवा में क्या आता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर होता है, और जो कांच में होता है लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पानी में, और कांच में होता है लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर भिन्न भिन्न होता है। अगला है, वायु में प्रकाश की चाल अपेक्षा निर्वात में क्या होती है? समान होती है, ज्यादा होती है, यहाँ पर क्या होती है? कम। वायु और निर्वात में अंतर है, वायु में नमी होती है, निर्वात में नमी नहीं होती है, यहाँ पर कम हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ चला हो गया, यहाँ पर चाल हो जाएगा, बहुत मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर कम। लेंस की फोकस कितनी होती है? हमेशा याद रखिए कि लेंस में फोकस 2 होते हैं, लेंस की फोकस की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। अगर अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है? अवतल लेंस में आवर्धन बराबर, तो देखिए दर्पण में होता है U/V,
दर्पण में क्या होता है, u बटा v। दर्पण में हमारा होता है u बटा v। दर्पण में क्या होता है, u बटा v, लेकिन लेंस में v बटा u होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन को, हम कौन सा दर्पण का प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ ऑप्शन बदल दिया था। पीतल का प्रयोग हम नहीं कर सकते लेंस बनाने में। कांच जल का कर सकते हैं, पीतल का हम नहीं कर सकते क्योंकि यह अपारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी वस्तु नहीं है। प्रकाश की गमन, इसमें प्रकाश की गमन हो ही नहीं सकती है, जल और कांच में हो सकती है, इसलिए हम उसका लेंस बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित कौन सा संख्या प्रकाश का अपवर्तन सही है। प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, इसलिए इसका दो हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर, इसलिए बी आंसर इसका हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है, इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम, जितने भी क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड हम कर चुके हैं। अब कल की प्रीमियर वीडियो में हम प्रीमियर, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वाईफाई लगाए नहीं, मोबाइल से ही करते थे। नेट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेटवर्क है जो लो क्वालिटी कर देता है। नेट तो हमारा बहुत सारा भरा पड़ा है क्योंकि 5G सेट है, 5G में अनलिमिटेड डाटा देता है, लेकिन जो फिर भी क्वालिटी बहुत खराब कर देती है। इसलिए हम इसको हम रिकॉर्ड करके प्रीमियर ही शाम के 7 बजे हम लगा देंगे, आप सब जरूर देख लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होती है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी समस्या को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है, यहाँ 47 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो चलिए हम आज के लिए बस इतना ही, तो कल मिलेंगे। कल का हमारा सेकेंड चैप्टर रहेगा, कल हमें सेकेंड चैप्टर करेंगे। यहाँ पर सेकेंड चैप्टर करेंगे। सेकेंड चैप्टर क्या है, पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 मानव नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, एवं रंग बिरंगा संसार, बिरंगा संसार, संसार का जितने भी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।